Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Today we are going to discuss a new chapter from economics, that is money and credit. In this chapter, we will discuss obviously overview, the introduction part, and then money as a medium of exchange, modern form of money, loan activities of bank, two different credit situations, terms of credit, formal sector credit in India, and informal sector as well. Then, self help group for poor. We are going to discuss these following sub points. Start करते हैं. Now, in the starting, you must be interested to know how this money concept evolved. Why Indians needed this concept called money, or in a broader scale, क्यों वर्ल्ड को जरूरत पड़ी मनी की. स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट था जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम गुड्स का एक्सचेंज करते थे. सपोज दिस पर्सन नीड्स बनाना एंड दिस पर्सन नीड्स एप्पल. तो इसने क्या कर दिया, इसने अपना बनाना इसे दे दिया और इससे एप्पल ले लिया. दैट मीन्स एक गुड के बदले दूसरा गुड. इस तरीके से एक्सचेंज चल रहा था. और आपने कई सारी मूवीज में इसको देखा भी होगा. फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदारो एक मूवी थी जिसमें आपने एक सीन देखा होगा बार्टर सिस्टम के बारे में. अगर आपने कोई नोटिस किया हो तो आपने समझा होगा. यू कैन सी इन द वीडियो ऑल्सो. Here you can see this person is giving this portly and in place of that he took that toy. Here also you can see. Now तो ये पता चल गया होगा बार्टर सिस्टम क्या है. दैट मीन्स सर एक गुड के जीवन गुड के बदले G2 गुड्स को एक्सचेंज कर लीजिए और ये गुड हो जाता था. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है. सपोज ये A है, ये B है और ये C है. A नीड्स वीट. सपोज ही इज अ कॉबलर, इसके पास जूते हैं, ये जूते के बदले गेहूं खरीदना चाहता है. लेकिन सामने वाले को शूज चाहिए ही नहीं. तो फिर क्या हो गया. एट द सेम टाइम यहां देखिए, इसे शूज चाहिए लेकिन इसके पास वीट नहीं है. तो क्या इस यहां पे व्यापार हो पाएगा, ट्रेड हो पाएगा? तो नो, यहां पे व्यापार नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि यहां पे डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट की कमी है. इसके नहीं होने के कारण हम यहां पे व्यापार नहीं कर पाएंगे. अब डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट क्या है, हमारे अंदर ये भी सवाल होगा. तो हम समझते हैं इसको. लेकिन एट द सेम टाइम अब यहां पे चल गया है कि हाँ, ऐसे सिचुएशन में जब इस व्यक्ति को कुछ चाहिए हो और इस व्यक्ति के पास वो देने के लिए ना हो, तो फिर व्यापार नहीं हो पाएगा. तो नहीं होने के कारण एक ऐसा कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करना पड़ा जिसे हम मनी कह रहे हैं. स्टार्टिंग में क्वाइन के रूप में आया कि क्वाइन के बदले आप वो सामान खरीद सकते हैं, बाद में वो कॉइन कहीं भी कैरी कर सकते हैं. स्टार्टिंग के एंशिएंट फेज में ये गोल्ड के हुआ करते थे, सिल्वर के हुआ करते थे, और मॉडर्न फिनोमेना में ये पेपर, तुमने आपने देखा कि पेपर करेंसी के बारे में देख रखे हैं, आपने डेबिट कार्ड के बारे में देखा, क्रेडिट कार्ड के बारे में देखा, क्रिप्टो करेंसी के बारे में देखा. ये सारी चीज़ें नए फिनोमेना में काउंट होने लगते हैं. तो होप बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आई. इस प्रॉब्लम ने अराइव दिया मनी के कॉन्सेप्ट को. तो मनी इज एन आइटम which is used as medium of exchange. That means medium of exchange के लिए मनी का यूज करने लगे. आप सर्विसेज लीजिए या फिर कोई सामान लीजिए, इसके बदले आप इसे पे करिए मनी से के फॉर्म में और अपनी चीज ले सकते हैं. तो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी रिप्लेस्ड बार्टर सिस्टम. रिप्लेस किया बार्टर सिस्टम. क्यों किया? आई शो यू द प्रॉब्लम ऑल्सो. क्यों? कि यहाँ पे डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि दोनों को सेम चीजें एक वक्त पे नहीं चाहिए थी, जिसके कारण से प्रॉब्लम आ रही थी. इसी सिस्टम को सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं. दैट मीन्स कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी. ठीक है, यहां तक क्लियर है. क्या था बार्टर सिस्टम, मनी क्यों इवॉल्व किया, और डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट क्या है. वो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो हम सीखेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने बात की करेंसीज के बारे में. तो करेंसी क्या होगी? करेंसी कोई भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया की रुपीज है, जिसे हमारी सरकार
अलाउ कर दे, जैसे हमारी सरकार अलाउ कर दे यूज़ करने के लिए, वो हमारी करेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। नाउ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स ऑल्सो, क्वाइनो, 1-2 रुपए के जो हमारे पास सिक्के होते हैं, 1, 2, 5, अभी तो 10 रुपए के सिक्के भी आ रहे हैं, ये सारे क्वाइंस हो गए। पेपर हम देख रहे हैं, पेपर कैसे हो जाएंगे, 1 रुपए के क्वाइन पेपर आ रहे हैं, नोट्स आते हैं। फिर हमने देखा है 10 रुपए के आ रहे हैं, 20 रुपीज़ के, 50 रुपीज़, देन 100, देन 500 और 200 के बीच में है जो येलोइश नोट होता है, और फिर 2000 के बीच। ये हमारी पेपर करेंसी हो गई, पेपर नोट्स हो गए हमारे ये। पहले के जो, अभी तो इतने एक्सपेंसिव या प्रीशियस मेटल के नहीं बने होते हैं, पहले मैं बताया जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के बने होते थे। नाउ द रियल वैल्यू ऑफ मॉडर्न क्वाइंस आर लेस देन इट्स फेस वैल्यू। दैट मीन्स व्हाट डज इट मीन, दैट मीन्स जो क्वाइन है उसकी जो फेस वैल्यू है वो कम है उसकी रियल वैल्यू से। फेस वैल्यू क्या हो गया, नंबर्स, दैट मीन जो लिखे हुए 1, 2, 3, इसकी कॉस्ट जो लिखी हुई है उससे बनाने में क्या है, उसकी जो रियल कॉस्ट होती है, वैल्यू होती होंगी उससे कम है। तो क्या करेंगे, रियल वैल्यू कम है फेस वैल्यू से, ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। करेंसी नोट्स आर ऑल्सो यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द मॉडर्न इकोनॉमी। ऑब्वियसली दिस कॉमन थिंग, हाँ हम रुपीज नोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। The currency notes are made up of with paper. The real value of currency note is less than its face value. Again, फेस वैल्यू समझ ही रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम इवन अल्फ़ाबेट्स की फेस वैल्यू देखते हैं कि एक की फेस वैल्यू क्या है, 1 है, उसी प्रकार से जो क्वाइन के ऊपर जो फेस वैल्यू लिखी होती है, नंबर्स लिखे होते हैं, वो उसकी फेस वैल्यू होती है। इस तरीके से नोट पे अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है तो उसकी फेस वैल्यू हुई, उसमें अगेन जो फेस वैल्यू है वो ज़्यादा है, सॉरी कम है रियल वैल्यू से। ये कहने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, होप यहाँ तक समझ में आता होगा। ये बता दिया मैंने, करेंसी कौन ऑथराइज करेगा, सरकार करती है। सो इट इज यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड अदर, यू कैन से। तो इसीलिए कोई मना नहीं कर सकता है। इफ यू आर लिविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया तो आप इंडियन रुपीज को मना नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑथराइज्ड टू इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इशू किया जाता है। आरबीआई, जो कि आप समझते होंगे कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इस बैंक, जितने भी बैंक चाहे प्राइवेट हों या गवर्नमेंट बैंक हों, इसी के अंडर फॉल करते हैं। ये आरबीआई उन्हें गाइडलाइन देता है। ठीक है, अगर ये बात समझ में आती है, देन आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन, हु इज द आरबीआई गवर्नर एट प्रेजेंट टाइम। नाउ दिस इज प्लास्टिक मनी, एक कॉन्सेप्ट ऊपर की साइड लिखा हुआ था तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। प्लास्टिक मनी क्या हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गए, अगर इसका यूज कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो ये प्लास्टिक मनी हो गया। कुछ इमेजेस मैंने लगा दिए हैं। नाउ अगेन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट, फन फैक्ट के लिए बता दिया कि जो नोट्स होते हैं उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसे भी हमें थोड़ा समझना चाहिए। पहली चीज़, कितने लैंग्वेजेस में लिखा होता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी तो साफ साफ सबको दिखाई दे रहा है, सबको लगता है वो 2 लैंग्वेजेस है। नहीं, अगर आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है तो इस बॉक्स में भी इस वैल्यू को लिखा गया है। लैंग्वेजेस आप ध्यान से पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे जूम करके लिखा हुआ है। ये सारे आप, ये डेट मीन टोटल कितने हो गए, 15 ये लैंग्वेजेस हो गए और 2 इंग्लिश हिंदी, डेट मीन 17 लैंग्वेजेस लिखे होते हैं पेपर पे। और यू कैन सी कुछ इमेजेस भी बने होते हैं यहाँ पे। ये इमेज कौन सी है, ये हमारा मंगलयान है। ये सब चीज़ें थोड़ा नोटिस करें, आपको सीखने को मिलेगा। सेकेंड थिंग, डिपॉजिट विद बैंक्स, ये भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है हमारा। कैसे ये, क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया डिपॉजिट विद बैंक्स। ऑब्वियसली वर्ड से समझ में आ रहा हो, डिपॉजिट, कुछ आपने जमा किया है, कहाँ पे जमा किया है, बैंक में जमा किया है, वो हो गया डिपॉजिट विद बैंक। अगेन ये आप विड्रॉ भी कर सकते हैं थ्रू एटीएम्स, आप चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहें तो फिर चेक्स के थ्रू। चेक की इमेज हमारी बुक में बनी हुई है कि यहाँ पे देखिए सिग्नेचर करना होता है। सपोज मैंने अपना सिग्नेचर कर दिया, अमाउंट फिल कर दिया, वर्ड्स में अमाउंट फिल कर दिया, तो ये क्या होता है, बैंक्स को आपने कमांड किया, बैंक्स को आपने कहा पर्टिकुलर, सपोज मैं हूँ और मैंने ये चेक किसी बी पर्सन को दिया है और
इसका मतलब क्या है, मैंने अपने बैंक से कहा है कि आपको मैं कमांड करता हूँ कि आप इतने अमाउंट इसको पे करिए, ऑब्वियसली कि मेरे अकाउंट में से पैसे होने भी चाहिए तभी ये काम करेगा। लोन एक्टिविटीज़ क्या हो गई? लोन एक्टिविटीज़ कि अगर मान लीजिए हमें एक से उधार चाहिए, किससे? बैंक से हो गया। अभी मैं बताऊंगा, अभी क्रेडिट दो तरह के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। अभी यहाँ पे जा रहा हूँ कि बैंक्स ये लोन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। कैसे परफॉर्म करती हैं कि सपोज एक डिपॉजिटर था, उसने अपने पैसे जमा कराए, 100 रुपये मान लो जमा करा दिए उसने बैंक के अंदर। अब बैंक के पास 100 रुपये वो है, अब क्या करेगा इसमें? आपने जमा कराए हैं तो आपको कुछ परसेंटेज देगा इसका, कि अपने अगर 100 रुपये लगाए हैं तो 4 रुपये आपके बढ़ जाएंगे एक साल के अंदर, 4% मान लो दे रहा तो 104 रुपये हो जाएंगे आपके। तो 4 रुपये का फायदा होगा आपको, तो आप चाहेंगे नहीं नहीं बैंक में जमा कर देते हैं। इसी प्रकार से आगे जो लोन लेने आते हैं, जो बोरोवर्स होते हैं, उनको भी मान लो वो 100 रुपये देता है और कहता है, क्या कहेगा कि नहीं हम तो आपसे 10% लोन लेंगे, सॉरी 10%, 100% लिख दिया, 10% लोन लेंगे, दैट मीन्स कि 110 रुपये से मिलेगा। तो बीच में 6 रुपये हुआ, तो ये 6 रुपये बैंक के हो जाते हैं और बैंक इस तरह से अर्न करता है और अपने चीज़ों को चलाता है। एक तरीका है ये सब परफॉर्म करने का। दैट मीन्स कि ये क्या है? मेडिएटर है। किसके किसी बीच में? डिपॉजिटर्स और बॉरोवर के बीच में, जो पैसे जमा कर रहे हैं या फिर जो पैसे लेने आ रहे हैं। ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। होप ये समझ में। दैट मीन्स कि जितने में डिपॉजिटर ने जमा किया उसके हाई से मतलब इंटरेस्ट में वो लोन वाले को देता है और इससे काम चलता है। इससे फायदा भी है। सपोज कि पर्टिकुलर एक पर्सन ए है, उसे कुछ काम स्टार्ट करना है, कुछ काम नहीं है उसके पास, उसने लोन लिया और कोई काम स्टार्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा? फिर वो भी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहा है, अच्छी वेल्थ प्रोड्यूस कर रहा है, परचेजिंग पावर उसकी बढ़ रही है। तो लोन्स बैंक क्या काम है? बैंक्स यहाँ पे हेल्प करने के लिए हैं। ठीक है, अगेन जैसे बताया मैंने कि यहाँ पे दो क्रेडिट सिचुएशन हो सकती है। क्या हो सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहला कि अगर, हाँ एक और चीज़, कुछ लोग डेबिट और क्रेडिट में कंफ्यूज रहते हैं। क्रेडिट मतलब कुछ आएगा आपके अकाउंट में, आसान शब्दों में। सपोज दिस इज योर अकाउंट, तो मान लो कि मैंने कहा 100 रुपये क्रेडिट हुए हैं, मतलब कि 100 रुपये आए हैं। अगर मैंने कहा डेबिट हुए हैं 100 रुपये, डेट मीन्स 100 रुपये गए हैं। डेट मीन्स ये आना क्रेडिट, जाना क्या हो गया? डेबिट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो क्रेडिट क्या हो गया? इन द फर्स्ट सिचुएशन, सपोज एक कोई व्यक्ति है, उसने लिया लोन। ठीक है, ये लिया, इस बैंक वाले ने से लोन लिया, दो व्यक्ति मान लो, ये बैंक था, इस बैंक से लोन ले लिया। लोन लिया इन्होंने, मान लो 1 लाख रुपए का लोन ले लिया और इन्होंने एक फूड स्टॉल खोल लिया और इनका बिजनेस चल गया, बहुत चल गया। तो इन्होंने आराम से 1 साल में वो 1 लाख रुपए वापस कर दिए बैंक को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी लाइफ बेटर हो गई। पहले से क्या हो गई? पहले से बेटर हो, लिखा हो ना, देयरफॉर द पर्सन बिकम्स बेटर ऑफ देन बिफोर। पहले से क्या, अभी कुछ था नहीं, अब अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो बिजनेस चल रहा है, तो सर्वाइव कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो बैंक से पैसे लिए किसी व्यक्ति ने, ऑब्वियसली याद होगा कुछ इंटरेस्ट पे भी करना पड़ेगा बैंक को, और उसने कुछ काम स्टार्ट किया। इसने एक मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया था, लेकिन बच्चे आए ही नहीं पढ़ने से, तो क्या लॉस होगा? तो अभी तक जितना प्रॉब्लम में था उससे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में से पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक को पैसे भी तो वापस करने हैं। जो सेकेंड सिचुएशन है क्या है, जिसे हम कह रहे हैं डेब्ट ट्रैप भी कह रहे हैं, जो कि पहले से भी वर्स्ट सिचुएशन है। दोनों फैक्टर समझने पड़ेंगे कि अगर चीज़ें फेवरेबल रही, अच्छा चला, तो ठीक है, लाइफ विल बी बेटर देन बिफोर। लेकिन अगर चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं हुई तो द थिंग विल बी ऑन अदर ट्रैक। दैट मीन्स कुछ बुरा भी हो सकता है। ये चीज़ें हैं, दो सिचुएशन हो गई क्रेडिट के बिहाफ पे बता दिया। अब ऐसे तो किसी सब बैंक पैसा नहीं दे रही है, बैंक किसी को ऐसे ही पैसा नहीं दे देती है। कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस अप्लाइड होती हैं। वो कंडीशंस क्या हैं?
सबसे पहली कंडीशन जो हर एक बच्चा गेस कर सकता है, सर कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट रेट होगा ही होगा। अगर आप 100 रुपये देंगे तो 100 रुपये थोड़ी ना वापस मांगेंगे, आप तो 110 रुपये मांगेंगे। 10 रुपये अपने इंटरेस्ट लगा दिया। कुछ लोग और ज़्यादा भी लगाते हैं प्राइवेट बैंक्स। कोलेट्रल्स, कोलेट्रल्स क्या हो गए? कोलेट्रल्स आपके घर, आपकी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं उसे आपको गिरवी रखना, हिंदी में कहूँ गिरवी रखना पड़ेगा बैंक को, कि अगर आप पे नहीं कर पाए वो 100 रुपये, तो क्या होगा, बैंक इसको सेल करके वो पैसे कमा लेगा, उसकी नीलामी करा देगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कैसे? आपके घर के पेपर वर्क वगैरह चीज़ें भी हो सकती हैं कोलेट्रल की तरह से। डैट मीन्स इंटरेस्ट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें अगर होंगी तब जाके बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। तो क्या हो गया आपके? ये टर्म्स हो गए। तो लिखा हुआ है क्या है? द इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड सम डॉक्यूमेंट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इंटरेस्ट रेट इज स्पेसिफाइड व्हेन अ लेंडर प्रोवाइड्स लोन टू द बोरोवर। ऑब्वियसली उस समय तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। मैंने कहा 10%, लेकिन मेरा मन कर रहा 20% का, तो नहीं। जिस समय आप लेंडर बोरोवर को दे रहा है, पैसे दे रहा है, उसमें डिसाइड किया जाता है इतना होगा। दैट मीन बैंक विल डिसाइड। उसमें भी बैंक कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकती। आरबीआई कैप लगा के भी रखती है कि ये नहीं कि कुछ भी रख देना है। एक विंडो देगी, उसके अंदर आपको परफॉर्म करना होता है। The borrower will have to repay the amount taken from the lender with the amount of interest। जितना लिया उसके साथ इंटरेस्ट का अमाउंट भी आपको वापस करना पड़ता है। इन सम केसेस लेंडर में डिमांड कोलेट्रल अगेंस्ट लोन। ओके, दैट इज ऑल्सो ट्रू कि हर केस में कोलेट्रल मांगना जरूरी नहीं है। कुछ बैंक्स मांगते हैं, कुछ बैंक नहीं मांगते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोलेट्रल क्या हो सकता है? कैन बी अ एसेट ऑफ बोरोवर। कुछ भी हो सकता है, आपका सोना, घर, डिग्री भी कुछ लोग लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एमबीए वगैरह में आपकी डिग्री के बिहाफ पे भी वो दे देते हैं, लोन दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। होप कोलेट्रल, दैट मीन्स आपकी जो एसेट्स हैं वो हो गए, इंटरेस्ट रेट बता दिया और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया। जैसा कि देखो हम कार्टून में दिखा रहे हैं कि सपोज इसने, मान लो इस थैली में है 100 रुपये हैं, इसने लिया और इसके बदले इनको ये घर देना पड़ रहा है, बैंक को गिरवी रखना पड़ रहा है कि इन केस अगर पे नहीं कर पाएंगे तो फिर ये घर बैंक क्या करेगी? नीलाम करके पैसे जो कमाएगी वो अपने पास रख लेगी। नाउ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। लेकिन देखो सोर्स ऑफ क्रेडिट के इकोनॉमी में दो तरीके हैं। एक फॉर्मल भी है जो कि सबको पता है। फॉर्मल क्या होगा? हमारे बैंक्स हो गए, देखो लिखा ना, बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स भी कह सकते हो। और इनफॉर्मल अदर देन बैंक्स, जो सरकारी कंट्रोल में, सेंट्रल में, जो कि कहीं भी, फॉर एग्जाम्पल मनी लेंडर्स। हम पुरानी मूवीज वगैरह देखते थे जहाँ पे सेठ जी टाइप के कुछ लोग बैठे होते थे, गरीबों को पैसे देते थे और परेशान करते थे बाद में। तो ये क्या होगा? बैंक में बताया मैंने फॉर्मल सेक्टर। और ये जो व्यक्ति, जो सेठ जी वगैरह कॉन्सेप्ट, मनी लेंडर कॉन्सेप्ट, या फिर दोस्त कॉन्सेप्ट, फ्रेंड्स वगैरह तो दे रहे हैं, ये क्या हो गया? इनफॉर्मल सेक्टर हो गया। या फिर अभी आप रिसेंट में देखते हैं कि ये भी क्या कर रहे हैं, एक से इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई आता है, शार्क टैंक के नाम से आ जा रहे हैं, बहुत पॉपुलर सीरीज चल रही है इस समय ये सारी चीज़ें। तो क्या है ये भी है, लेकिन आप इसे फॉर्मल सेक्टर नहीं कहेंगे, इसे भी इनफॉर्मल सेक्टर कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली किसी से आप पैसा उधार रहे हैं, मनी, आप इसे मनी लेंडर इन्हें इमेजिन कर सकते हैं। और ये पैसे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार तो शेयर लेते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कई बार ये लोन भी देते हैं जीरो इंटरेस्ट पे। कई बार कुछ इंटरेस्ट भी लेते हैं, कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तीसरा क्या ये मैं बता रहा हूँ, मैं ये सारे इनफॉर्मल सेक्टर के। फॉर्मल सेक्टर के तो लिमिटेड एग्जाम्पल हैं, तो आपको मैंने बता दिया। क्या होता है? मैंने मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। As we know that the major portion of the deposited money is provided to those people who needy of money for economic activities. Obviously जिसको जरूरत होगी उसी को पैसा किया जाएगा, दिया जाएगा। तो ये है, इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is supervised the functioning of loan activities in formal sector। फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई इसका ध्यान रखती है कि क्या हो, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ना पे करने पड़े लोगों को, कि वो डिस्करेज हो लोन लेने के लिए। क्योंकि मेजर सरकार का काम तो यही है कि लोगों की लाइफ बेटर हो। और बेटर कैसे होगी?
अगर उन्हें के पास पैसे नहीं है काम स्टार्ट करने के लिए, बैंक्स खड़े रहे वहाँ पे उनको प्रोवाइड करने के लिए पैसे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो फिर ये कभी लोन ले ही नहीं पाएंगे, अपनी लाइफ में फंसे रह जाएंगे। तो आरबीआई गाइडलाइंस जारी करती है बैंक्स के लिए कि आप इतने ही, आप 10 से 14% के बीच में ही रखिए और फिर लोगों को लोन दीजिए। इवन इसमें भी फर्दर क्लासीफाई कर देती है कि आपको इतने परसेंट एजुकेशन लोन देना है, इतने परसेंट फार्मर्स को लोन देना ही देना है। तो फिर ये विंडो इनको फुलफिल करनी पड़ती है, अगर नहीं करेंगे तो इनको पेनल्टी भी लगती है बैंक्स को, ये भी हमें समझना पड़ेगा। और कुछ अमाउंट ये खुद पे सेफ भी रखते हैं कि मान लो कि सभी पैसे जो इन्होंने लाए, मान लो डिपॉजिटर ने 100 रुपये दिए बैंक को, और 100 के 100 अगर तुम दे दोगे किसी लोन में दे दोगे, तो मान लो डिपॉजिटर कह रहा है कि अपने पैसे वापस करो, हो सकता है ना जरूरत पड़ गई इसी घर में, तो फिर इतने अमाउंट आपको सेव रखने पड़ेंगे बैंक को अपने पास। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे अगर कोई डिपॉजिटर वापस मांगे या फिर मान लो उसके पास कार्ड है, उसके पास एटीएम कार्ड है, ठीक है, डेबिट कार्ड जिसे कहते हो, तो उसने क्या किया, 100 रुपये जमा किए लेकिन कहीं जाकर निकाल रहा है, तो अगर सारे पैसे अगर तुमने दे दिए होंगे लोन वाले को, तो फिर यहाँ पे तो पैसे निकाल नहीं पाएगा। तो इसीलिए आरबीआई कहती है कुछ अमाउंट पैसे रखने ही पड़ते हैं, किसको, बैंक्स को, जिसके लिए अलग अलग वर्ड है, SLR, CRR, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, हायर क्लास में पढ़ेंगे उसके बारे में, सभी के लिए एक टर्म दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, इन सबको हमने देख लिया। अगर आप इस ग्राफ को देखना चाहें तो क्या है, रूरल एरियाज में कैसे लोग लोन ले रहे हैं, कितने प्रतिशत। फॉर एग्जांपल ये जो है ये कोऑपरेटिव बैंक से ले रहे हैं, दैट मीन सब लोग जो कोऑपरेटिव बैंक रूरल एरिया में डेवलप होता है आपस में सब साथ में आके उन बैंक्स का सपोर्ट ले रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट भी सेटअप करती है कोऑपरेटिव बैंक्स। ये क्या हो गया, ये 8% लोग जो फॉर्मल सेक्टर सरकारी की तरफ से, सरकार की तरफ से ले रहे हैं। फिर क्या पीला, प्रोफेशनल एग्रीकल्चर मनी लेंडर्स वगैरह से, सेठ जी का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया 18% उससे ले रहे हैं। ये ट्रेडर देख लीजिए, लैंडलॉर्ड्स देख लीजिए, उनसे उधार, रिलेटिव्स के कुछ हो गए, और फिर अदर सोर्सेज से 5% और बचे हुए 2%। इतने प्रतिशत में लोगों से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन मेजर हिस्सा कोऑपरेटिव्स से लिया जा रहा है, कॉमर्शियल बैंक जो होती हैं उनसे लिया जा रहा है 52%। अगर एग्जाम में आता है तो ये पता होना चाहिए। अगर ये समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने बताया कि आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई फॉर्मल सेक्टर पे अपनी आई रख रहा है, जिससे कि बैंक्स अपने मनमानी का ना कर पाए। तो एक फिश क्राइटेरिया है, कोलेटरल डिफाइन है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में कोई ध्यान देने वाला नहीं है, सुपरविजन नहीं है। जो आपकी और लैंडलॉर्ड की या फिर इन लोगों की बात हो गई अपने इनफॉर्मल सेक्टर में जिससे आप उधार ले रहे हैं, वही मायने होगा, और बाद में डिफरेंट मीन्स का इस्तेमाल कर सकता है अपने पैसे वापस पाने के लिए। दैट इज ऑल्सो डेंजरस थिंग। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको पता है सब कुछ फॉर्मल है, तो आपके पास लीगल सपोर्ट्स हैं, वैसे यहाँ भी हैं, लेकिन आपको यहाँ देख रहे हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर तो इनफॉर्मल बिहेव भी कर सकता है, ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। नाउ टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नाम से देखो, सेल्फ हेल्प मतलब खुद की ही हेल्प करना। कैसे करेंगे खुद की हेल्प, दैट मीन्स सेल्फ हेल्प ऐसा ग्रुप रहेगा जो छोटे ग्रुप हैं, 15 से 20 मेंबर मान लो, सपोज इन दिस पिक्चर है, मेनली वुमेन्स प्रैक्टिस कर रही है इंडिया में, तो मैंने वुमेन्स क्या लगा दिया है, लेकिन बाउंड नहीं है कि मेल्स यहाँ बैठ नहीं सकते, या मेल्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं बन सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल देने के लिए बस। ठीक है, सपोज यहाँ पे लोग आपस में क्या करेंगे, मनी कलेक्ट करेंगे कि हाँ चलो ठीक है, हर मंथ हम इतने मनी कलेक्ट कर रहे हैं। तो मान लो ये 10 लोग हैं, किसी के पास 100 रुपये नहीं है, लेकिन काम स्टार्ट करने के लिए मान लो ये व्यक्ति हैं, इनका नाम सीमा है, और ये क्या चाहती हैं, ये कुछ काम स्टार्ट करना चाहती हैं। 10 लोगों ने क्या किया, 100 रुपये मिलकर इनको दे दिए, बचा बचा के जो थे। अब इनके पास परचेजिंग पावर है वो करने की, तो उन्होंने देखिए एक काम स्टार्ट कर लिया, गांव में ही एक विलेज मार्केट बना ली यहाँ पे इन्होंने, और क्या कर रही हैं, ये बैग्स बना के बेच रही हैं, जिसमें सब लोग अपना सामान कैरी कर सकते हैं, बिकने लगेगा। अब इनके पैसे आ जाएंगे, ये वापस कर देंगी। तो एक व्यक्ति ऐसा हो गया जो इस चीज़ से निकल के अपने आप को डेवलप करने में हो गया, सक्षम हो गया। तो यहाँ पे क्या है, फैसिलिटीज ऑफ बैंक्स आर नॉट अवेलेबल टू द रूरल एरियाज। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था, इंटरेस्ट रेट आप रूरल एरिया में मान लो नहीं देने का माने उनका, कोलेट्रल्स क्या देंगे, गाय भैंस है उनके पास और ज़्यादा चीज़ें नहीं है, तो
दैट्स अ प्रॉब्लम ऑल्सो। तो क्या उन्हें लोन ना दिया जाए? तो उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत ही यूजफुल रहता है। सो द पुअर आर डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर फॉर बोरोइंग लोन। इनफॉर्मल, जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आसपास किसी फ्रेंड वगैरह से, उन पे डिपेंडेंट होना इनका मजबूरी बन जाता है। द पुअर द पुअर हैव टू पे हाई टैक्स ऑफ इंटरेस्ट टू मनी लेंडर। इट इज डिफिकल्ट टू बोरो लोन फ्रॉम बैंक बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंट्स। क्यों नहीं कर पा रहे हैं सारे काम? क्योंकि हाई इंटरेस्ट द प्रॉब्लम, उनके पास कोलेटरल्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है पर्याप्त जिससे वो लोन ले सकें। एंड बैंक्स रिक्वायर ऑल दिस कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंट्स। उसके बिना कैसे कैसे वो दे सकते हैं लोन वगैरह? तो इनफॉर्मल lenders like money lender are often willing to give loan without collateral because they personally knew the borrower। इसीलिए कई बार क्या होता है, ये मनी लेंडर्स ने देते हैं क्योंकि पर्सनली जान रहे होते हैं। इसी तरीके से क्या है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसे आप क्या कह रहे हैं, जो अपनी सेविंग्स से, अपने पुअर सेविंग ऑफ द पुअर, मतलब जो गरीब हैं, आपस में इकट्ठा होके अपने आप को एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। उनका एजेंडा क्या है? लोन देना, कम दर पे देना, और फिर क्या होगा, इससे वो किसी ट्रैप में नहीं फंसेंगे, ठीक है। और जानते होंगे, लोकल रहेंगे तो आप बाद में होता नहीं, अब सपोज कि आपको डेली किसी से मिलना है, आपने उससे लोन ले रखा है, तो आपके मन में हमेशा रहेगा कि पैसे वापस कभी ना कभी करना ही है। तो एक तरह से मॉरल ऑब्लिगेशन के बिहाफ पे हम ये काम कर रहे हैं। तो सेविंग्स वेरी फ्रॉम, देखो लिखा इसमें का 10 रुपये का था, सेविंग वेरीज फ्रॉम 25 to 10, ठीक है। ऐसे इकट्ठा करके ये काम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू सेव। जितना वो सेव करना चाहे उस हिसाब से सेव कर सकता है। और अगर बाद में वापस नहीं करता है तो दे कैन पुट प्रेशर ऑल्सो, सैंक्शन लगा सकते हैं उनको कि हाँ आपको वापस करना है, सोशल डिसेबल कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोन को वापस से रिपे करने आने पे कह भी सकते हैं और रिपे हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपस में आपने ये सब जो हाई इंटरेस्ट रेट है, कोलेटरल से, डॉक्यूमेंट्स है, इन सब चीज़ों से बचते हुए आपने तभी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की डेवलपमेंट कर दी, जिस तरह की सीमा का, जैसे मैं कैरेक्टर बताया था, उनके साथ हुआ ऐसा। अगर ये समझ में आता है तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट सेक्शन। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हिस्ट्री, अगर H1 लिखा हुआ है, इस मेरा नाम टाइप करें और SAVI सेवी टाइप करें, और वहाँ पे H1 क्वेश्चन दैट मीन्स हिस्ट्री क्वेश्चन है, E1 क्वेश्चन दैट मीन्स इकोनॉमी क्वेश्चन है, P1 क्वेश्चन दैट मीन्स पॉलिटी क्वेश्चन है, G1 मतलब कि ज्योग्राफी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, अपने आंसर्स भी वहाँ लिख सकते हैं और दूसरों के आंसर्स पढ़ भी सकते हैं और अपने डाउट्स भी वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। ये सारी सुविधा यहाँ पे आपको मिल रही है। अगर ये वीडियो समझ में आया हो, चैप्टर समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, हिट ऑन द लाइक बटन, comment that answer I asked on the previous slide, or share with your friends too. Thank you. See you in the next class.